Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के भविष्य की रणनीति का खाका तैयार करने के लिए केंद्र ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ वार्ता का हाथ बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर के अलग अलग दलों के 14 नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। बैठक बेहद सार्थक रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को ग्रास रूट तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सफलतापूर्वक संपन्न हुए डीडीसी चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव कराना अब सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए परिसीमन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा ताकि हर एक क्षेत्र, हर वर्ग का पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में मिले। इस बैठक में जम्मू कश्मीर से आए सभी नेताओं ने खुलकर अपनी बात रखी। कश्मीर को राज्य का दर्जा, विधानसभा चुनाव, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और डोमिसाइल जमीन की गारंटी से जुड़े मुद्दे उठाए गए। जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद भी इस बैठक में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री ने इस बात की सराहना की कि सभी दलों के नेताओं ने खुलकर इस मंच पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा कि वो दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को दूर करना चाहते हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की बदलती सूरत और विकास कार्यों का ब्यौरा इस बैठक में रखा। प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के नेताओं के साथ मुलाकात को विकसित और प्रगतिशील जम्मू कश्मीर की दिशा में चल रहे प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अपने खास मेहमानों से हम इस लोकतांत्रिक बैठक से निकले संदेश, राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ते कदम, राज्य में लोकतंत्र और विकास के रोड मैप और सबको साथ लेकर चलने की राह को लेकर चर्चा करेंगे। 2 बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल केतकर हैं, आप एडिटर हैं ऑर्गेनाइजर के। स्वागत है सर आपका। एसपी वैद्य हैं, आप फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रफुल्ल जी मैं आपसे करना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को 370 हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार और घाटी के राजनीतिक दलों के साथ ये पहला संवाद था। जिस सकारात्मक माहौल में ये चर्चा हुई है, बैठक से निकले संदेश क्या कहते हैं? देखिए, ये एक मैं इसको जम्मू कश्मीर के संबंध में एक लॉजिकल स्टेप मानता हूँ, क्योंकि 370 और 35A को हटाने के बाद इस तरह से एक विकेंद्रित लोकतंत्र की प्रक्रिया वहां पे शुरू हुई, विकास की प्रक्रिया को गति मिली, सरपंच जो है 4000 से ज्यादा चुने गए। बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पे महिलाओं को या बकरवाल समुदाय के व्यक्तियों को पहली बार राजनीतिक एक तरीके से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। एक जिसको हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान सही मायने में पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू हुआ जी। अब उसके बाद वहां पे परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव होंगे। साथ ही सरकार ने वहां की पहले ही स्टेटहुड की एक कमिटमेंट दी है कि जैसे ही स्थिति सामान्य होती है वहां पे पूर्ण राज्य का दर्जा भी जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा जी। अब इसमें एक पोजीशनिंग इन सारे, खास करके कश्मीर केंद्रित श्रीनगर वैली से जुड़े हुए जो सारे नेता है उन्होंने की थी। 370 रिस्टोर किए बिना कुछ नहीं होगा, वहां पे झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, खून की नदियां बहेंगी, ये तो सब कुछ नहीं हुआ। जी। उनको एक सच्चाई पता चली कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये 370 के बाद की स्थिति को स्वीकार कर लिया है और विकास की प्रक्रिया में जिस तरह से उनको अभी सहभागिता मिल रही है, उसके बाद उन पर भी एक प्रेशर बना है। और इस कारण से कुछ पोस्चरिंग जरूर हुआ महबूबा मुफ्ती की तरफ से कि पाकिस्तान को, लेकिन आपने जैसे देखा होगा कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने जिस तरह से उससे अपने आप को बचा लिया, तुरंत उन्होंने ये कहा कि उनकी व्यक्तिगत ये हो सकती है, मैं तो भारत के प्रधानमंत्री से बात करने आया हूँ और वो हमारे प्रधानमंत्री है। जी। तो ये क्लियरली दिखाता है कि
पोजीशन बहुत चेंज हुआ है। पहले जो ब्लैकमेलिंग की राजनीति चलती थी, दिल्ली में आकर एक कहना, श्रीनगर में जाकर दूसरा कहना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और कुछ कहना, वो अभी नहीं चलेगी। ये भी शायद वहां पे पता चल गया है। मैं मानता हूं कि ये एंगेजमेंट की प्रोसेस शुरू हुई है और ये एंगेजमेंट की प्रोसेस और डीपन होती जाएगी जब और भी सिविल सोसाइटी ग्रुप और बाकी राजनीतिक दलों के लोग भी इसमें जुड़ते जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पूर्णतः संविधान लागू होता है तो उसमें लोकतंत्र के सारे ही स्ट्रक्चर को एक तरीके से पुनर्भाषित करने का एक जी प्रयास अभी केंद्र सरकार से शुरू हुआ है। उसमें जी एक अहम कदम मैं मानता हूँ। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बैठक, सफल और सार्थक चर्चा। एसपी वैद्य सर, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि इस बैठक के लिए कोई एजेंडा नहीं तय किया गया था, बल्कि सभी दलों को यह अवसर दिया गया कि वो खुलकर अपनी बात रखें और इसका असर भी दिखा। इस बैठक को लेकर, राज्य की भविष्य के रोडमैप को लेकर जो चर्चा हुई, जो आउटकम निकला, उसे आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी का ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था। जो 5 अगस्त 2019 के बाद काफी जो गैप दूरी आ गई थी दिल्ली और कश्मीर के लोगों के बीच, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच, उनमें से काफी लोग जेल में भी रहे। तो इस दूरी को मिटाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव, एक नया कदम लिया और ये मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो शुरू में रिएक्शन हुआ जब 5 अगस्त 2019 में जब ये 370 और 35A को हटाया, तो कुछ लोग कह रहे थे कि भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, यहाँ हिंदुस्तान की बात करने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसका भी एक मैसेज पॉलिटिकल लीडरशिप जो कश्मीर की है उनको गया कि लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। लोगों ने वो लोग कश्मीर के, जो जम्मू कश्मीर हमारे रियासत है, वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है, जो उनका सबका विकास सबका विश्वास, तो वो उसको वो देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों में डेवलपमेंट नहीं हुई, तो वो प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ जल्दी से जल्दी प्रगति की तरफ जो डेवलपमेंट है वो हो। जी और लोगों ने इसका बाय एंड लार्ज वेलकम किया है। और आप देखेंगे कि पिछले 2 सालों में काफी स्थिति में भी सुधार आया है। हालांकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है टेररिज्म फैलाने के लिए, लेकिन इस दौरान अच्छी तरह से हमारी फोर्सेस ने जवाब भी दिया और हालात में काफी बेहतरी देखने को भी आई है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और देखिए, हमारा देश एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आप लोगों को उनके डेमोक्रेटिक राइट से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो रिप्लेस नहीं कर सकती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट को। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आने चाहिए, उनके चुने हुए नुमाइंदे आने चाहिए, ताकि वो लोगों की जो उनकी प्रायोरिटीज है उसके हिसाब से डेवलपमेंट हो। तो सब खुलकर जो मौका दिया गया, मैं समझता हूँ बहुत प्रधानमंत्री जी और यूनियन होम मिनिस्टर, उनकी विराट दिली है, बड़ा बड़ा बचपन है। उन्होंने सबकी बात बहुत ध्यान से सुनी। जो मीटिंग 1.5 घंटा चलनी थी वो 3 घंटे चली और उनके सारे जो मुद्दे थे उनको सुना। और अब डिलिमिटेशन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के बाद जो प्रक्रिया शुरू करने की उन्होंने आह्वान किया है, ताकि यहाँ जल्दी से जल्दी इलेक्शंस करवाई जाए और लोग अपने नुमाइंदे चुने, ताकि वो अपनी चुनी हुई सरकार के साथ आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। प्रफुल्ल केतकर जी, इस बैठक में जो केंद्र रहा,
ये तय हुआ और इस बात के लिए प्रतिबद्धता भी जताई केंद्र सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे और उसके पहले परिसीमन होगा और उस परिसीमन में हर वर्ग हर एक क्षेत्र का ख्याल रखा जाएगा। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। हम जानते हैं जम्मू कश्मीर के लिए इस परिसीमन के क्या मायने हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये परिसीमन? देखिए, हमें पहले ये समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में 1950 के दशक से लेकर लगभग 1953 के बाद एक तरीके से जो भी चुनाव की प्रक्रिया हुई और उसमें अलग-अलग तरह के आरोप लगते रहे, हम्म, उससे भी बड़ा जो धोखा हुआ 35A के कारण हुआ, क्योंकि जी वहां की विधानसभा या भारत की संसद में आए बिना ही बहुत सारे कानून पारित हुए। हम्म, उसके साथ-साथ एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन रीजन वाइज हुआ। हम्म, जम्मू की पूरी तरह से अनदेखी, पहले लद्दाख की भी अनदेखी, और जो जनसंख्या का पिछले आप 30 साल में देखेंगे तो वहां का प्रारूप बहुत हद तक बदल गया है। जी कश्मीर वैली से बहुत लोग जो है वो निर्वासित होकर जम्मू में आ गए हैं। वेस्ट पाक रेफ्यूजीज की बहुत सारी कॉलोनीज अभी भी जम्मू में हैं। बहुत सारे ऐसे समुदाय थे जिनके साथ एक सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन था, चाहे गोरखाज हो, चाहे बकरवाल हो, जिनको आइदर वोटिंग राइट नहीं था या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या पार्टिसिपेशन का अधिकार नहीं था। वो कुछ लोग थे जो लोकसभा में तो वोट कर सकते थे, विधानसभा में नहीं कर पाते थे। अब उनका सबका वोटिंग राइट इंश्योर हुआ है। पहली बार डीडीसी में पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी अप्लाई हुआ भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार। पूरी तरह से भारत के चुनाव आयोग की सारी प्रक्रियाएं वहां पे लागू हुई। जी 2006 के बाद हम सब लोग जानते हैं कि पूरे भारत में परिसीमन हुआ और भारत के जनसंख्या के बदलाव के अनुसार भले ही उसका बेस 1971 की जनसंख्या ही रही, जनगणना ही रही, लेकिन बदली हुई स्थिति के अनुसार कम से कम चुनावी क्षेत्रों का पुनर्गठन हुआ एक तरीके से। जी तो उसको परिसीमन कहते हैं। ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में नहीं हुई। 1955 में एक बार हुई, 1995 में एक बार करने का प्रयास हुआ, लेकिन उसमें भी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो अब पहली बार ये प्रक्रिया हो रही है। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें भी राजनीतिक दलों को अपनी राय रखने का, सजेशंस देने का, कुछ कंप्लेंट्स होती है तो उनको रेज करने का अधिकार होता है। जी तो ऐसे में ये एंगेजमेंट और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम्म, और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जब परिसीमन का खाका सामने आएगा हम्म, तो हमें इसमें बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा, जी क्योंकि अभी तक ये था कि कश्मीर वैली को हमेशा से ज्यादा सीटें रहती थी। जम्मू जनसंख्या के आधार पर लगभग बराबरी में आने के बाद भी सीटें कम रही। जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान के इलीगली पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां की सीटों का भी क्या करना, अ, जो वहां से निर्वासित हुए कश्मीरी पंडित है उनके प्रतिनिधित्व को लेकर क्या करना, जी उनके पुनर्वास का भी एक खाका इसके साथ बनना है। तो मुझे लगता है इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए ये लोग चुनाव की तो बात कर रहे हैं, स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ चर्चा की बात कर रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम जो है वो डिलिमिटेशन का है, परिसीमन बिल्कुल का है। मुझे लगता है कि उस पर सबसे ज्यादा चर्चा होने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और ये इस लिहाज से ये जो भी पॉइंट आपने गिनाई, ये परिसीमन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे वैद्य जी, अ, चूंकि ये परिसीमन बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यवस्थित तरीके से राज्य में पहली बार हो रहा है, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि क्या इस परिसीमन के बाद बदल सकते हैं परंपरागत राजनीतिक दल और उनके चेहरे, और इस परिसीमन के बाद क्या कुछ खास बदलाव हम पाएंगे? देखिए, जैसे मेरे साथी कह रहे थे, जम्मू रीजन में एक बहुत फीलिंग है डिस्क्रिमिनेशन की कश्मीरी लीडरशिप के अगेंस्ट। जब सारे भारत में परिसीमन हुआ तो जम्मू कश्मीर में एक रेजोल्यूशन पास करके कि ये 2026 में होगा, ये सरासर मैं समझता हूँ गलत था। और इस जो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन
रादर 1990 में जब टेररिज्म स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोग कश्मीर वैली से जम्मू रीजन में सेटल हुए। उनका सीट का क्या, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। जैसे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज का कोई वोटिंग राइट नहीं था, गोरखास का कोई वोटिंग राइट नहीं था। तो इस तरह से यहाँ ज्यादा जनगणना होने के बावजूद रिप्रेजेंटेशन कम की। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम था जिसको लोगों में एक भरोसा आएगा अगर ये रिजल्ट्स आते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के। और मैं समझता हूँ इससे प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सबको मिलेगी एज पर देयर पॉपुलेशन, जो लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस है उसके मुताबिक। और इससे रिप्रेजेंटेशन जो जो अपना हक समझते हैं उनको मिलेगी, चाहे वो पिछड़े वर्ग हो। बहुत सारे पॉलिटिकल प्रोसेस में बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को राइट्स नहीं थे जो पूरे हिंदुस्तान में थे। इस तरह 47 के जो रिफ्यूजीज आए थे उनको पूरे हिंदुस्तान में राइट्स थे। जम्मू कश्मीर में वो ना सर्विस कर सकते थे ना उनको राइट्स थे। तो इस तरह के बहुत सारे सेंट्रल एक्ट जितने थे वो लागू हुए। तो मैं समझता हूँ पिछले 2 साल में बहुत सारी चीजें की गई जिससे यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को पूर्णतः भारत से इंटेग्रेट किया गया। ये कदम लेना बहुत जरूरी थे। और जो सेपरेटिस्ट फीलिंग्स, जो एक इकोसिस्टम बनाया गया था कश्मीर वैली में, उसको तोड़ने में इसने मदद दी। आज आप कहीं नहीं सुन रहे हैं कि पथराव हो रहा है, कहीं नहीं सुन रहे हैं कि हुर्रियत कॉल दे रही है बंद की। जब इनफैक्ट जब यूनियन होम मिनिस्टर पिछली बार कश्मीर वैली में आए तो कोई बंद की कॉल नहीं, पहली बार पिछले 30 सालों में हुआ। तो एक तब्दीली ग्राउंड लेवल पे आई है। और अब ये परिसीमन कंप्लीट होने के बाद आई थिंक जितना जल्दी हो सके प्रधानमंत्री जी ने जो कदम लिया है, जो प्रक्रिया स्टार्ट की है पॉलिटिकल प्रोसेस की, मैं समझता हूँ जल्दी से जल्दी इलेक्शंस करवानी चाहिए। और लोगों को एक जो तेजी से जो लोगों की ख्वाहिश है कि उनका जम्मू कश्मीर जिस 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 जैसे हमारे बेंगलोर सिटी है, जैसे हमारा हैदराबाद सिटी है, जिस तरह की डेवलपमेंट वहां देखने को आती है वो हमारी रियासत में नहीं दिखती है। तो लोगों की ख्वाहिश है कि हम क्यों ना बेंगलोर और हैदराबाद जम्मू कश्मीर में क्रिएट करें। तो जो यहाँ का यूथ है वो इसकी उम्मीद में प्रधानमंत्री जी की टीम से, उनके नेतृत्व में, भारत सरकार से वो चाहते हैं कि इसका नक्शा बदला जाए, क्योंकि इसी चीज को पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करता है। बहुत सारे यंग बच्चों को बरकलाकर टेररिज्म में लाता है। तो जब तक हम डेवलपमेंट की स्पीड को बढ़ाएंगे नहीं और ये इस जम्मू कश्मीर को इस रास्ते में लेके नहीं जाएंगे तो ये पाकिस्तान हमेशा फिश इन ट्रबल वाटर करता रहेगा। तो हमें ये, मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लिया गया है और ये जितना जल्दी हो इसको करना चाहिए। कुछ मेरी अपील रहेगी भारत सरकार से कि कुछ प्रिकॉशन लेना जरूरी है, क्योंकि अभी पूरी तरह से जो टेररिज्म को फेवर करने का इकोसिस्टम था वो कंप्लीटली वाइप आउट नहीं हुआ है। तो ऐसे हम एहतियात बरतते रहें ताकि यहाँ के बच्चे टेररिज्म को ना ज्वाइन करें और पाकिस्तान के घरकलाने में नहीं। जी बिल्कुल। प्रफुल्ल केतकर जी, पिछले 1.5-2 सालों में राज्य की, जम्मू कश्मीर की जो फिजा बदली है, जम्मू कश्मीर के नेता भी जमीनी हकीकत को अब समझने लगे हैं और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक में इन नेताओं ने 370 पर नरमी दिखाई और परिसीमन पर भी पूरी तरह से सहयोग करने का आश्वासन दिया है। जी, अंततः हम देखेंगे कि पिछले 1.5-2 साल में क्या क्या हुआ। तो एक बड़ा परिवर्तन हमें दिखता है।
बहुत सारे अभी वैद साहब ने तो वहां पे बहुत सालों तक सर्व किया है, वहां की पुलिस को लीड किया है। उस जम्मू कश्मीर पुलिस में भी सीआईडी वेरिफिकेशन की ठीक से प्रोसेस नहीं थी। वहां पे भर्ती होते हुए भी किसकी होनी है उसके फेवर्स होते थे। ये जो डायनेस्टिक कंट्रोल था कुछ परिवारों का हम्म, पूरी जम्मू कश्मीर की राजनीति पर, जी उसके कारण भारत सरकार से जाने वाले पैसे के बारे में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई ऑडिट नहीं होता था। कितने बार तो डल लेक साफ करने के लिए पैसा गया, वो गया कहाँ, कहीं डल लेक में ही डूब गया, किसी को पता ही नहीं। तो ये जो स्थिति थी, वहां पे करप्ट सिस्टम जो क्रिएट किया गया था उसको वाइप आउट किया गया। बहुत बड़ा जो बदलाव आया, आप यदि 2020-21 का और बाद में अभी 21-22 का बजटरी प्रोविजंस देखेंगे तो हम्म, डेवलपमेंट एक्टिविटीज और वो सीधे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, पंचायत जी और जिला पंचायतों के लिए ये सीधा आवंटन होना शुरू हुआ। वो अपना प्लानिंग अपनी आवश्यकता के अनुसार करने लगे। वहां पे रिप्रेजेंटेशन का स्वरूप बदला, नए तरह की लीडरशिप इमर्ज होने लगी, जी नई डोमिसाइल पॉलिसी आई। इसके कारण अभी तक जो बहुत सारे ऐसे समुदाय थे जिनको कोई वहां पे जमीन लेने का, घर बनाने का अधिकार नहीं था, पीढ़ियों से वहां पे रह रहे या मूलतः वहीं के है लेकिन फिर भी वो अधिकार नहीं थे, तो वो भी स्थापित किए गए। महिलाओं के साथ कितने सारे डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस थे। तो जी कुल मिलाकर भारत का संविधान जो जो मूलभूत अधिकार हमें देता है हम्म, और जिन जिन संस्थाओं का एक तरीके से उन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक भूमिका होती है, उन हम्म, सबको जम्मू कश्मीर में भी लाने का स्पेशल स्टेटस के नाम पर वहां के राजनीतिक दलों ने और कुछ परिवारों ने अपने हितों के लिए जिस तरीके से एक झूठा सपना आजादी का वहां की जनता को, खास करके श्रीनगर वैली की जनता को बेचा जी था, वो पूरी तरह से कैसे विफल था इसका एहसास अब वहां के सामान्य जनों को भी होने लगा है। जम्मू की तो अपनी समस्याएं थी ही, लेकिन ये श्रीनगर वैली की समस्या, 2-3 जिलों की समस्या थी। लेकिन हम्म, उनको भी ये रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान की बात करके और हिंसा के रास्ते पर हमारा कोई भला नहीं हो सकता। ज्यादातर कश्मीरी युवा जो है वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, बाहर जॉब की अपॉर्चुनिटीज उनको ढूंढनी पड़ती है, कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। पहले साल में कितने बार बंद का कॉल होता था, पत्थरबाजी होती रहती थी, स्कूल ठीक से चलते नहीं थे। एक ही पैरामीटर हम मैं बताऊंगा, जी उससे समझ में आ जाएगा कि जी ये जो सारा कोविड का क्राइसिस हुआ, हम्म, आज ऐसी स्थिति है कि जम्मू कश्मीर में 20 में से 4 जिले जो है वो 100% जो एलिजिबल पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड है। हम्म, ओवरऑल जम्मू कश्मीर में 76% वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ है। जी पुरानी स्थिति में ये कभी भी संभव नहीं था। ये एक ही पैरामीटर ये दिखाता है कि कितना बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर के बिल्कुल संदर्भ में बिल्कुल आया है। उस बदलाव को आगे ले जाने के लिए मुझे लगता है कि ये एंगेजमेंट की प्रोसेस शुरू हुई है। लेकिन मेरा भी ये मानना है कि हम्म, पहले के अनुभवों को देखते हुए, एक तो पाकिस्तान का इंटरफियरेंस, जी दूसरा जो सेपरेटिस्ट और सॉफ्ट सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट अभी भी वहां पे बने हुए हैं वो, और हम्म, तीसरा इन सारे संस्थागत जो सुधार हो रहे हैं ब्यूरोक्रेसी से लेकर बाकी सारे विषयों पर, उनको पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज करना और पैरेलली डिलिमिटेशन की प्रोसेस करना, ये सब नहीं होता तब तक शायद सरकार भी स्टेटहुड के तरफ नहीं जाएगी। केंद्र का नियंत्रण जो है वो जम्मू कश्मीर पर बिल्कुल बना रहेगा बिल्कुल और वो बना रहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस बैठक में जो आपने भी चर्चा की, अलगाववादी हो या फिर पाकिस्तान, एक सख्त संदेश भी दिया गया कि जम्मू कश्मीर के आंतरिक मामलों में किसी का हस्तक्षेप जो है वो मंजूर नहीं है। अब चूंकि वक्त की कमी है, एसपी वैद्य, एक आखिरी सवाल आपसे कि जम्मू कश्मीर को हो सकता है देर सवेर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, परिसीमन के बाद चुनाव भी हो जाएंगे, लेकिन विकास और भागीदारी का स्वाद चख चुकी जनता को अब सिर्फ स्वायत्तता और आज़ादी के नाम पर बरगलाना मुश्किल होगा, क्योंकि विकास, लोकतंत्र की बहाली, ग्रास रूट लेवल पर जो लोकतंत्र की बहाली है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा, वो अब वहां की जनता के मुख्य एजेंडे में होगा। जी,
देखिए, इतने सालों से पूरे भारत में पंचायती राज सिस्टम लागू था, लेकिन मैं यहाँ का रहने वाला भी हूँ और बचपन से देख रहा हूँ। सिर्फ नौकरी नहीं यहाँ की, फ्रॉम एएसपी टू डीजीपी, बट पैदा भी यहाँ हुआ। तो यहाँ पंचायती राज सिस्टम को कभी भी पूरे तरीके से लागू नहीं किया गया, और पहली बार पिछले इन 2 सालों में इलेक्शंस करवाई गई, पंचायत को बीडीसीज की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटीज बनाई गई, अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शंस हुई, और जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे 12,000 करोड़ डायरेक्टली इनको गया। तो एक नई लीडरशिप इमर्ज हो रही है जो इस पैसे को इस्तेमाल कर रही है, और गांव गांव में जब जब ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चलेंगे और जी। चल रहे हैं, तो इसका असर जमीनी सतह में देखने में आएगा। हम्म। और अब यूथ को जिस तरह से ये गुमराह किया जाता था वो इतना आसान नहीं होगा, हम्म। और वो देखेंगे कि किस तरह से दिल्ली हमारा नक्शा बदल रही है, और इसमें जो कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट बना था उसको तोड़ने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। मैं जी। समझता हूँ जी। जैसे महबूबा जी ने बोला कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। अ, अ, मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर फारूक ने जब उस बात को कहा कि हम तो भारत के प्रधानमंत्री से ही लेंगे और उन्हीं से बात करेंगे। यही बिल्कुल। एक बहुत अच्छा संदेश भेजता है कि हम्म। पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान की सारी जड़ जो है इसको जितना सबवर्शन और जितना ये टेररिज्म चलाया जाता है, इसके पीछे सारी दुनिया जानती है कैसे आईएसआई पाकिस्तान से सारा कुछ करती है। तो उनसे बातचीत करके वो क्या आपको दे देंगे, मैं नहीं समझता उसमें कोई भी हमें उसमें फायदा होगा। बहुत जरूरी है कि टेररिज्म से सख्ती से निपटना चाहिए, लेकिन उसी सेम टाइम हमें जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है वो स्ट्रेंथन करना चाहिए, और ये जो पूरी तरह से पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जी। अब नेक्स्ट लेवल हमें डीलिमिटेशन कमीशन को इसकी रिपोर्ट को कंप्लीट करके लागू करके एकदम इलेक्शन करानी चाहिए, ताकि डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरी तरह से अपनी जड़ पकड़ ले और लोग आगे की तरफ देखें कि किस तरह हिंदुस्तान जिस तरह आगे बढ़ रहा है, भारत बढ़ रहा है डेवलपमेंट की फ्रंट पे, पूरी दुनिया हमें देख रही है। जी। जम्मू बिल्कुल। कश्मीर पीछे नहीं रहना चाहिए, वो भी आगे कदम से कदम मिला के आगे बढ़े। बिल्कुल। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के विकास के लिए ऑल राउंड इसका जो है विकास हो, हर इलाके हर समुदाय तक विकास पहुंचे, इसके लिए साझेदारी और जन भागीदारी का एक माहौल बनाया जाए। ये ज़रूरी है, एक मेज पर सब आएं, और जिस तरीके से सभी दलों ने खुलकर अपनी बात रखी है, एक सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई, ये लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहा। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।